हेलो गाइस, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं पिछले 15 वर्षों से सिविल कैटेगरी में इंडियन पॉलिटी को पढ़ा रहा हूँ। मैं आज के इस सेशन में आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे 100 आवर में इंडियन पॉलिटी के कोर्स को पूरा किया जा सकता है। इसे बताने के लिए मैंने यूपीएससी कैटेगरी का ही एक एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम को उदाहरण के लिए लिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कैसे 100 आवर में इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जो उदाहरण लिया है वो डिफेंस एग्ज़ाम का लिया है। इंडियन पॉलिटी 100 आवर्स में पूरी करनी है हमें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफेंस एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस की बात करें तो 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं और एफकैट की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा और वो भी 100 घंटे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसे हम पूरा करके ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा पढ़ना है तो वो 16 आवर्स आपको लगेंगे और उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने होंगे वो हम आगे आपको समझाएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 आवर्स का समय लेगा। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 4 घंटा। सिटीजनशिप 4 आवर्स। फंडामेंटल राइट्स 7 आवर्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे डीपीएसपी कहते हैं वो आपको 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 3 आवर्स में कंप्लीट होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरा करने में 6 आवर लगेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव को पूरा करने में 5 घंटे लगेंगे, यानी 5 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो 6 आवर लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अगेन 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर 4 आवर्स। लोकल गवर्नमेंट 5 आवर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ 6 आवर्स। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ 8 आवर्स में और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कुल 100 आवर्स में ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया, ये सारा सिलेबस अगर आप पूरा कर लेते हैं तो अलग अलग एग्ज़ाम की कैटेगरी के हिसाब से आपके अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर कर दें कि हर एक सेक्शन से कौन कौन से लेसन जो पढ़ना ज़रूरी है। हमने कहा बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे लोगों ने देखा बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 16 आवर्स, अगर 2-2 घंटे की क्लास ले तो लगभग 7 से 8 दिन लग जाएंगे। अगर एक दिन में 2 घंटे की क्लास हो तो वहाँ पर आपको बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब 2 से 3 क्वेश्चन को अगर आपको पूरा करना है तो जाहिर सी बात है 16 घंटा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। तो इसमें बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा करने में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। कंपनी रूल, क्राउन रूल, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सब मिलाकर के मैक्सिमम 16 आवर्स लगेगा। 16 आवर्स से कम में भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि अगर हम इसके साथ साथ क्वेश्चन भी लेते चलें तो 16 आवर, अगर क्वेश्चन ना लें तो 16 आवर से ये कम में भी हो जाएगा। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देखना पड़ेगा, उसके क्या मेरिट हैं क्या डिमेरिट हैं वो देखना होगा। साथ ही साथ इसके क्वालिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और इसके क्रिटिसिज्म क्या आए हैं वो भी हमें देखना होगा। इसके साथ ही प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखना है टेक्स्ट ऑफ प्रेम्बल्स, इंग्रेडिएंट ऑफ प्रेम्बल्स, कीवर्ड्स ऑफ द प्रेम्बल्स। ये आपको 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बोरोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये बोरोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंक्लूड है। इंक्लूड इसलिए हमने कहा कि जैसे जैसे आप टॉपिक को पढ़ते जाएंगे वहीं पर ये डिस्कशन हो जाएगा कि ये पॉइंट्स कहाँ से और किस देश से लिया गया है। देखिए, अगर हम अलग से इसको तैयारी करवाते हैं तो बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता और उससे लगा हुआ अगर कोई भी सेक्शन उठाते हैं और उसमें बताते हैं ये चीज़ यहाँ से लिया गया है तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और वो ऐसा होना भी चाहिए। सिटीजनशिप
के सेक्शन में हमें मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप तैयार करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, और भारत में जो कि सिंगल सिटीजनशिप है इसलिए इसे भी हमें पढ़ना होगा और पूरा व्यापक तरीके से पूरा बढ़िया से इसको पढ़ना होगा। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, पहले कितने थे, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है और इसके क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, ये सारा कुछ देखना है। रिट्स क्या होते हैं, किस सेक्शन में आते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ नहीं होता है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिसिज्म भी हम देखेंगे और उसमें ये भी देखेंगे कि ये कब बैन हो जाता है और कब बैन नहीं होता और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स बैन नहीं किए जा सकते हैं। डीपीएसपी, ये देखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो भी है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी होती है। जैसे मान लेते हैं हम एनडीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन अगर सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस की तैयारी में इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसका फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसको भी बेस में लाना होगा, क्योंकि ये भी सीडीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत आसान है, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, फीचर्स पढ़ना होता है और फीचर के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्रिटिसिज्म देखने होते हैं और क्यों इसे रखा गया है, कब कब इसमें परिवर्तन किए गए हैं, इसमें अमेंडमेंट्स कब कब आए हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में पूरा पार्लियामेंट आपको यहाँ पर देखना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, और साथ ही साथ इसके जितने भी सिस्टम हैं इसमें कैसे, इसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं, इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो फिर इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मेरिट डिमेरिट्स और पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूरा हमें देखना होगा और ये लगभग 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन आता है। इसमें हमें नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी और इफ़ेक्ट ऑफ इमरजेंसी, इतने टॉपिक को लेकर के हमें पढ़ना होगा क्योंकि इतने ही टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में हमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, उनके री इलेक्शंस, टेन्योर, पावर एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आगे जो सिलेबस है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसमें सेम टॉपिक हैं, समय समय पर यहाँ पर सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं और उसमें कुछ बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। कुछ जगहों पर इनके पावर सेम होते हैं, कुछ जगहों पे इनके पावर डिफ़र होते हैं, इनमें भी हमें कंपैरिजन करके देखना होगा। तो इसमें हम एक उदाहरण लेके आपको बता दें कि टॉपिक सेम है, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, रिमूवल ऑफ जजेस और जुडिक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी होगी और ये 4-4 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आता है गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट में एक ही 2 बार क्वेश्चन जो है एनडीए और सीडीएस में देखा गया है, लेकिन आता ज़रूर है क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट, टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, पावर एंड फंक्शन से यहाँ क्वेश्चन आता है और किस तरह से ये प्रेसिडेंट से डिफ़र हैं, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर्स में अपॉइंटमेंट, टर्म, रिलेशनशिप विद गवर्नर, पावर एंड फंक्शन, ये आपको पढ़ना होगा। इसके साथ लोकल गवर्नमेंट के क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ आपको 5 घंटा लगा करके पढ़ना होगा। इसमें बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड के बाद कौन कौन सी कमेटीज़ आई, उस कमेटीज़ में क्या क्या बदलाव हुए, हर एक कमेटीज़ के बारे में एक 1 बाय 1 करके आपको पढ़ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो आपको पढ़ना है उसमें इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन, सीएजी और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर एक घंटा भी लगा दें इसमें तो कुल 6 घंटे इसमें लगेंगे इसे पूरा करने में। इसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हमें पढ़ना है नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये आपके 8 घंटे में पूरे होंगे क्योंकि यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पार्ट थोड़े बड़े हैं और इसमें क्रिटिसिज्म भी आता है, बहुत सारे केस ला आते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और उस पर भी केस आते हैं। फिर लास्ट में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रोविज़न, इवैल्यूएशन और अमेंडमेंट पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, 3 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक वाइज ब्रेकअप इंडियन पॉलिटी का, जो यूपीएससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा काम आता है और यूपीएससी कैटेगरी में इससे ज़्यादा
अलग से कोई टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूपीएससी कैटेगरी में ही डिफेंस का एग्ज़ाम भी आता है, तो डिफेंस के एग्ज़ाम में भी यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आइए उदाहरण के तौर पे हम देखें कि कैसे इसे पूरा करेंगे, यानी 100 आवर्स अगर हमने कहा तो 100 आवर्स में टॉपिक को कैसे कवर किया जाएगा, टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं आज के सेशन में, वो भी पढ़ा देते हैं आपको। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CAG। तो CAG, अब जब हम टॉपिक आपको दिखा रहे थे तो उसमें हमने दिखाया था कि CAG को कंप्लीट करने में 1 आवर की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 1 आवर में हो जाएगा या उससे कम समय में हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आप तुरंत नहीं किए और वो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम होना चाहिए, तो फिर ये पढ़ना बेकार हो जाता है। तो कोशिश होगी हमारे क्लास में कि हम जब CAG पढ़ा रहे हों तो CAG पढ़ाने के बाद उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन हैं या जो एग्ज़ाम में प्रीवियस में आ चुके हैं वो भी आपको सॉल्व करा दिया जाए, ताकि आपकी पकड़ मजबूत बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि CAG का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, CAG किस पार्ट में रखा है। देखिए, आपका जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, अगर FCAT की बात करें, NDA की बात करें तो उसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं, CDS की बात करें तो थोड़ा उसमें एडवांस क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक में हमें क्या क्या ध्यान देना होता है, आप देख रहे हैं यहाँ कलरफुल हमने पहले से ही वो लाइन बना करके रखी है जो इम्पोर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 148 टू 151 ये मेंशन किया गया है CAG के लिए। इसके साथ ही साथ CAG कौन होता है, उसका अथॉरिटी क्या होता है, तो ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यानी CAG इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ आल्सो नोन एज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी इसे कहा जाता है, या हेड है पूरा समझ लीजिए। और आगे अगर हम देखें कि इसके और कौन से रूप हो सकते हैं, देन CAG is also the statutory auditor of government owned corporation and companies। ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी होता है और उन कंपनीज का ऑडिट करता है जिसकी 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, या वो सब्सिडरीज कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंपनीज में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर एक CAG का। अब यहाँ पर अगर इसको शॉर्ट में देखें कि CAG किस पार्ट में है, पार्ट 5, आर्टिकल 148 टू 151। कौन कौन से इसके अलग रूप हैं, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट, इट इज़ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब चलिए आगे चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जब सारी रिपोर्ट तैयार करता है तो ये सारी रिपोर्ट देता किसको है, all the reports of CAG laid before the parliament or legislature by the help of public account committees and committees on public undertaking। अगर इसे अपना रिपोर्ट देना है तो केंद्र सरकार के लिए अगर इसने चेकिंग की है, ऑडिट किया है, तो ये देगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और अगर इसने स्टेट के लिए काम किया है तो कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को देगा। ये सब स्पेशल कमिटीज़ हैं जो हम आगे के सेक्शन में आपको पढ़ाएंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल कमिटीज़ में ये आते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि 148 टू 151 क्या है, CAG। अब इसके हर एक आर्टिकल में इनके बारे में क्या कहा गया है। 148 आर्टिकल कहता है CAG का अपॉइंटमेंट, ओथ एंड सर्विस। कभी कभी एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं।
तो आर्टिकल 148 क्या है? अपॉइंटमेंट, ओथ एंड सर्विस के बारे में। आर्टिकल 149 क्या है? डील्स विद ड्यूटीज़ एंड पावर। आर्टिकल 150 क्या है? अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, कैसे रख रखाव होगा अकाउंट का, वो सारा जो बताना होता है CAG और प्रेसिडेंट के बीच में, ये आपके रखे गए हैं आर्टिकल 150 में। 51 में क्या है? रिपोर्ट्स ऑफ CAG relating to the accounts of the union shall be submitted to the president and with the help of president laid before each house of parliament। CAG जो भी रिपोर्ट तैयार करेगा ऑडिट करने के बाद वो प्रेसिडेंट को सौंपेगा और प्रेसिडेंट के माध्यम से ये रिपोर्ट संसद में कहाँ जाएगी? PAC, अभी हम लोगों ने पढ़ा है PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंप दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि क्या आज़ादी के पहले भी ये पद हुआ करता था या आज़ादी के बाद ये पद बना? तो इसके थोड़े से हिस्ट्री में हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके CDS में मिलते हैं, NDA में तो नहीं मिलते हैं लेकिन CDS में मिलते हैं। तो ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल का जो पद बना वो 1858 में बना और 1860 में जा कर के पहले ऑडिटर जनरल जो बनाए गए उनका नाम था सर एडवर्ड ड्रमंड। 1866 में इनके पद के नाम को चेंज किया गया और कहा गया कि ये होंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और अगेन इट हैज़ चेंज इन 1884 एज द नेम ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री मिल गई कि जो पद CAG है वो अचानक से नहीं आया आज़ादी के बाद, इसको बहुत सोच समझ के रखा गया था क्योंकि आज़ादी के पहले भी इनका पद हुआ करता था। तो जब हमारा संविधान बना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसके लिए स्पेशल आर्टिकल रखे जो 148 to 151 मेंशन किया गया और इसमें सब इनके पावर्स और सारे के सारे जो अधिकार थे वो भी इनको सौंपा गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे ये अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से इनके काम, इनके नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट, इनका टेन्योर के बारे में आर्टिकल जब हम देखे हैं तो वो उसका एक्सप्लोरेशन जो होगा वो कैसे होगा और उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई CAG अगर है तो अपॉइंट कौन करेगा, और अगर CAG है तो कितने साल तक के लिए रहेगा, और अगर CAG है तो क्या दोबारा चुना जा सकता है, और अगर CAG है तो क्या रिटायर होने के बाद वह नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा या उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। CAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील एंड आफ्टर रिटन consent of Prime Minister office. The tenure of the CAG will be 6 years or 65 years, whichever is earlier. राष्ट्रपति के द्वारा यह व्यक्ति चुना जाएगा और इसको चुनने में प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा हाथ होता है। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ही होती है, इनमें से जो भी पहले हो जाए। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 60 साल में बना तो वो 65 साल तक ही अपने इस पद का उपयोग कर सकता है। तो उसके कितने हो गए? 5 ही साल हुए, 6 साल नहीं रह पाएगा वो। तो इसमें से जो पहले हो जाएगा, अगर 65 साल पहले हो जाता है तो भी वो रिटायर हो जाएगा, अगर 6 साल पहले हो जाता है तो भी वो रिटायर होगा। अब इन्हें हटाने की योग्यता किसके पास होती? जो नियुक्त करेगा वही हटाएगा। तो नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैनर सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब सुप्रीम कोर्ट जज को जो जिस तरह से रिमूव किया जाता है उसी तरीके से ठीक रेजोल्यूशन ला करके इन्हें भी रिमूव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेथड ऑफ इम्पीचमेंट नहीं रखें क्योंकि मेथड ऑफ इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, बाकी लोगों के लिए केवल ये वर्डिंग यूज़ होगा सेम एज रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। ही इज़ इनएलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस
आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट वंस ही रिटायर रिज़ाइन एज अ CAG। अगर ये रिटायर हो जाता है तो इसे स्टेट गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसे पद जो इन्हें मिल रहे हों उन पर इन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है और जो अन्य जो इनके अधिकार होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किए जाते हैं और इनसे कंसल्ट करने के बाद ही प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, पेंशन्स होते हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्हें दिए जाते हैं। आप सबको पता है भारत में 3 तरह के फंड हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत का राजकोष, तो इनकी जो सैलरी है, पेंशन है, ये भारतीय राजकोष से इन्हें मिलती है। CAG जो काम करेगा, जो इनके पावर होंगे, जो इनके फंक्शंस होंगे, वो किस तरह के होंगे, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। CAG ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर। अब एक ऑडिटर का काम जो होता है वो बहुत नॉर्मल सा नहीं होता है। जितने भी पैसे कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट फंड से निकाले जाते हैं, वो सारे के सारे फंड कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, किस रूप में लगे हैं, उन सब का लेखा जोखा किसको देना होता है? CAG को देना होता है। और साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो भी देखना होता है। और राष्ट्रपति उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कि भाई हमारे राजकोष से पैसा तो निकल गया है, लेकिन उस पैसे का सही यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी हमें जानने का पूरा अधिकार है। ही ऑडिट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ ईच स्टेट। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फंड के बारे में नहीं बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के भी फंड के बारे में बात हो रही है, और वहाँ भी जो खर्चे होते हैं उसका ये ऑडिट करता है। साथ ही साथ जो अभी हमने बोला 51% का शेयर अगर किसी कंपनी का भारत सरकार के पास है तो उसका ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी जांच इसके माध्यम से की जाती है। इसके साथ साथ जितने भी रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स होते हैं अदर बॉडीज़ के जो गवर्नमेंट सेक्शन में हैं उनकी भी पूरी जांच की जाती है। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी इनसे रिक्वेस्ट करता है देन ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। He advises the president with regard of prescription of the form in which the account of the center and state shall be kept। जो भी अकाउंट्स होगा वो कैसे रखा जाएगा उसके बारे में भी इनका निर्देश होता है। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो गई और रिपोर्ट अब देना किसे है। हमने ब्रीफिंग में बेसिक में आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर इसको। ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। अगर वो सेंटर से रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट को सौंपा जाएगा। हु शैल प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में कौन सा कमेटी होगा? यहाँ पे होगा PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंप दिया जाएगा। ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ अ स्टेट। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई अकाउंट की बात की जा रही है तो वो गवर्नर को सौंपा जाएगा और गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेचर को सौंपेंगे। CAG इस तरह से देखा जाए तो इतने सारे जब काम करता है तो ही एक्ट एज अ गाइड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको वैसे ही तैयार करना है। देख रहे हैं आप 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से CAG कब कब नियुक्त किए गए। तो पहला जो CAG नियुक्त हुए थे उनका नाम था V नरहरि राव, और जो अभी वर्तमान में CAG चल रहे हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू 2020 में, और ये अभी तक बने हुए हैं। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा कोर्स, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कैसे 100 आवर्स में इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और साथ ही साथ हमने एक लेसन आपको पढ़ा के भी बताया कि कैसे हम इसे कवर करेंगे।
जल्द ही हम अटॉर्नी जनरल पर भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।